नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट, नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। दिल्ली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th CBSE पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। वर्ष 2014 के पूर्व केंद्र की सरकार रिमोट से संचालित हो रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति होती थी। अखिलेश यादव जैसे लोगों ने माफिया को माननीय बनाने का काम किया है। उक्त बातें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही। वो गुरुवार को आजमगढ़ स्थित एक होटल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली 9 वर्षों होने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष में जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से लगायत प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में चीन भारत पर कब्जा कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन को पीछे हटना पड़ा। कश्मीर को लोग भारत से अलग देश मानते थे। केंद्र सरकार ने वहां धारा 370 हटाकर लोगों को वहां की नागरिकता देने का काम किया। वहीं बॉर्डर पर सड़कें बनाई जा रही हैं। आज भारत निर्यातक देश में शामिल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति संबंधित एक जवाब में कहा कि अब यूपी बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से अपील की कि वो राष्ट्रवाद एवं देश के हित पर वोट करें। उन्होंने कहा कि जातिगत राजनीति ने गुंडाराज में प्रदेश को ढकेलने का काम किया है। जिन्होंने बम विस्फोट किया है, चाहे वो अयोध्या हो या अन्य प्रदेश, उन्हें माफ करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और बीजेपी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह उपस्थित रहे। आज आप सुदूर पूरब उत्तर पूर्व में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, या फिर आप उत्तराखंड के लास्ट जो माना बॉर्डर है 19,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं भी पिछले दिनों स्वयं वहां पर गया। एक बॉर्डर है जादुम बॉर्डर, ये एक बॉर्डर है बाड़ा होती, एक है लवथल सिक्किम में। इन बॉर्डर पर मैं स्वयं गया हूं, आखिरी छोर तक गया हूं। ये कहूं कि चीन अधिकृत क्षेत्र में कदम रख के आया। आज वहां तक A1 सड़कें बनी हैं और 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर की सड़क का मैंने इसलिए जिक्र किया कि अब तक इसलिए सड़क नहीं बनाते थे कि चाइना दुश्मन बगल में है, वो कहीं इसका दुरुपयोग न कर ले। आज भारत की सेना 24 घंटे में किसी भी बॉर्डर पर पहुंचने की स्थिति में है। सड़क मार्ग से रेल मार्ग आज प्रतिदिन 14 किलोमीटर के हिसाब से बन रहे हैं। मेट्रो में आज भारत 5वां स्थान आज मेट्रो में भारत का है। बहुत तेजी से यहाँ पर मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी से आप देखिए कि 12 एयरपोर्ट तो आपके उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और पूरे देश में जो हवाई सेवाएं हैं उनको विस्तार किया जा रहा है और एयर सर्विसेज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह से अब किसानों की आय है। किसानों की आय आज दुगनी करने का जो टारगेट रखा गया था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हेल्थ के क्षेत्र में देखिए आप, नई शिक्षा नीति, सब चिल्लाते थे कि नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, लेकिन नया शिक्षा नीति हो क्या, उसका कोई विकल्प कोई दे नहीं पाया। आज नई शिक्षा नीति देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति है। आप कोर्ट परिसर में एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। मणिपुर में महीनों से हिंसा थम नहीं रही है, तो कैसे माना जाएगी? देखिए, मणिपुर का जो हिंसा है वो दूसरी तरह की है और उसको भी नियंत्रित कर लिया गया इतने कम समय में। वो उसको नियंत्रित करना, जिस तरह का वहाँ पर आपसी लड़ाई है और जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, 90% एरिया ये पर्वतीय क्षेत्र है और 10% क्षेत्र ऐसा जो घाटी का क्षेत्र है जिसमें थोड़ा बहुत मैदानी इलाका है। अब उन परिस्थितियों में
किसी चीज को नियंत्रित कैसे किया जाए, हमारी सेना ने उसको बहुत जल्दी उस हिसाब से नियंत्रित करने का काम किया है। अब ये घटनाएं हैं जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से हम कानून व्यवस्था का ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे। होल में हमको विचार करना पड़ेगा कि आज क्या हम खुले में घूम रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप पाएंगे वो सकारात्मक पाएंगे। सर, बेरोजगारी से अब तक क्या बताना चाहते हैं? देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए अभी बहुत ये कहें कि मजबूत तरीके से काम हो रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से काम हो रहा है। और बेरोजगारी, क्योंकि बीच का एक कालखंड ऐसा आया, कोरोना के कारण जरूर हमारे ये सब चीज़ें प्रभावित हुई, उद्योग बंद हुए, व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन उसको घटाया गया है, उसको रोकने का काम किया गया है। और आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई रोजगार मेले लगाइए और खुले में आप ये रोजगार के जो उनकी नियुक्ति पत्र हैं वो देने का काम करें। तो जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको फॉलो कर रही हैं। बिल को लेकर के आपने एक समय कहा कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ, खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए, आपके सांसद पर आरोप लग रहा है सरकार मौन है, आखिर क्यों? देखिए भाई, एक तो बताओ, मैं खिलाड़ियों ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली है और धरना भी समाप्त कर दिया है। और जिस खिलाड़ी ने, जो नाबालिग है, जिसने आरोप लगाया था, उसने आरोप भी अपने वापस ले लिए हैं। दूसरी बात, जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी किसी पर आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, हमारे संविधान के मुताबिक उसकी जांच होती है। जो उन्होंने कहा उनको जांच में उनके लोगों को रखा गया, कोर्ट में भी कोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो मैं समझता हूं कि उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। नहीं सर, आपकी बात से उस प्रतीक्षा करना चाहिए। आप आखिर किसी पर भी कोई कार्रवाई करते, एक मर्डर हो जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, इसलिए प्रोसीजर के तहत सब काम हो रहा है। सर, महंगाई बढ़ रही है, पक्षी एकता पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से 24 को लेकर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पटना में हो रहा है? ये तो भैया ऐसा है कि उनको मोदी जी का भय सता रहा है और ऐसे सब इकट्ठा हो रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, भय के कारण इकट्ठा हो रहे हैं। कोई उसके पीछे कोई देश की चिंता है, कोई सकारात्मक सोच है, ऐसा नहीं है। और इसलिए उनकी एकता अभी होती है कि नहीं होती है, वो समय आने पर पता चल जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं सर आपके 9 साल की सरकार की उपलब्धियों पर। तो उनका कहना महंगाई, बेरोजगारी, चाइना से हमारी जमीन कब्जे में है, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। 18 चाइना ने जब कब्जा किया तो उस समय कौन देश का प्रधानमंत्री था, आप बताइए, कौन था? पाकिस्तान ने जब पीओके बना, किसने उसको यूएनओ में भेजने का काम किया? कौन प्रधानमंत्री था? अब वो स्वर्गीय हो गए, उनका नाम हमसे क्यों निभाना चाहते हैं आप लोग? लेकिन आज 1 इंच जमीन भी किसी ने हमारे कब्जे में लेने का काम नहीं कर पाया है। सर, महंगाई की उपलब्धियों में देखो भाई, जब किसान, देखिए, जब मूल्य वृद्धि हुई है, स्वाभाविक फेनोमेना है। दुनिया की तुलना में अगर आप देखेंगे तो भारत की महंगाई दर सबसे कम है दुनिया की तुलना में। और आज मूल्य तो बढ़ रहे हैं, 7वां वेतनमान आप दे रहे हैं, तब तनख्वाह कितनी थी, आज कितनी तनख्वाहें हैं, तब मजदूर की दिहाड़ी कितनी थी, आज कितनी दिहाड़ी है। तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। मैंने इसमें होल में विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी इनकम कितनी बड़ी है, अगर उसको भी हम देखेंगे तो तब मैं समझता हूँ कि सही निष्कर्ष पर आप पहले हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है 2024 को लेकर? मेरे ख्याल से सवाल काफी हो गए, लेकिन पूर्वांचल में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर रहा, इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जीतने का परसेंटेज बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। सर, एक सवाल मेरा भी है कि आप तो उत्तराखंड से अलग है, यहाँ बुंदेलखंड का अलग है, ये पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप भी जिले जिले जा रहे हैं। आखिर आपको सबसे पहले तो क्या चीज़ आपको नज़र आती है कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है, या फिर यहाँ जिस तरीके से जातिवाद या समीकरण या संप्रदायवाद को लेकर गुमराह करके वोट गिरा? हम देश की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम
राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के हित के लिए हम मतदान करें, हम इकट्ठे हों। ये जातीय राजनीति बहुत हो चुकी है, इससे हटने की जरूरत है। इन जातीय राजनीति ने इस प्रदेश को गुंडा राज में धकेलने का काम किया है, इस राज्य को गुंडा राज में धकेलने का काम किया है। जिन्होंने बम विस्फोट किए, अयोध्या में हो चाहे प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो, उनको माफ करने का काम किया है उस जातिवाद की राजनीति ने। इसलिए उस जातिवाद की राजनीति से उठने की जरूरत है। यहाँ अखिलेश यादव जैसे लोग जिन्होंने खुलेआम गुंडों को मान्य बनाने का काम किया है, उनसे बचने की जरूरत है। तो सर इसका कोई समाधान? इसका समाधान बड़े मकसद के लिए वोट डालें। धन्यवाद। मंदिर में रखे गए कार्यक्रम में कहासुनी के बाद हुई मारपीट के उपरांत जब एक पक्ष ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया, तब दूसरे पक्ष ने वादी पक्ष पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद जिले में चल रहे धर्मांतरण के खेल का एक और मामला प्रकाश में आया। जिले के रोनापार थाना क्षेत्र के शाहदी गाँव में पुलिस ने छापेमारी की और धर्मांतरण के खेल को उजागर कर दिया। मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ भरी सभा में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची सीओ सहित थाने की फोर्स ने छापेमारी कर रेड की। मौके से धार्मिक पुस्तकें व पानी के बोतल के साथ यानी कई उपकरण बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। वहीं मामले में स्थानीय निवासी मंती देवी पत्नी उमाकांत निषाद ने आरोप लगाया कि गांव के मंदिर में उनके साथ अन्य लोग पूजा पाठ कर रहे थे, तभी मौके पर राजकुमारी देवी पत्नी कपिल देव बिंदु, पत्नी धर्मदेव, अनीता देवी पत्नी बाल मुकुंद सरोज, पत्नी ब्रह्मा देव, वीरेंद्र पुत्र केशभान, दिवेंद्र पुत्र केशभान पुत्र नानहू मंदिर के पास पहुंच गए और मंदिर की पूजा पाठ को ढकोसला बताने लगे। वहीं ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने लगे। कहा कि 5000 रुपए मिलेगा। इसके अलावा जब उनका विरोध किया गया तब वो गाली गलौज संग मारपीट पर आमादा हो गए। मंती देवी की तहरीर पर उपरोक्त 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 30 मई को रोनापार थाना क्षेत्र के शाहडी गांव में शादी के बाद मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि जिनके द्वारा कार्यक्रम रखा गया वो लोग मंदिर निर्माण में चंदा नहीं दिया गया, जिसको लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद मारपीट हुई। इस घटना में 31 मई को रोनापार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने वादी पक्ष पर आरोप लगाया कि वादी पक्ष लोगों को धर्मांतरण के संबंध में पैसे का लालच दे रहा है। इस पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना की जा रही है। 30 मई को थाना रोनापार अंतर्गत ग्राम शाहड़ी में घटना हुई थी, जिसमें शादी के बाद मंदिर पर कुछ कार्यक्रम रखा गया था। इसमें एक पक्ष के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया कि जिसका कार्यक्रम है उसके द्वारा कोई चंदा मंदिर निर्माण में नहीं दिया गया था, जिसको लेकर इनकी आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। इस मारपीट के संबंध में 31 मई को थाना रोनापार पर धारा मुकदमा अपराध संख्या 170/2023, 323, 504, 506 पंजीकृत किया गया। दूसरा पक्ष जो इसमें अभियुक्त पक्ष था उसके द्वारा आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो वादी पक्ष है उसके द्वारा धर्मांतरण के संबंध में पैसे का लालच दिया जा रहा है। इनकी तहरीर पर भी थाना रोनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 177/23, धारा 34, 323, 506, 295A, 505(2) और 511 IPC 7 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। मूल रूप से विवाद जो है वो मंदिर को लेके, मंदिर निर्माण को लेके जो चंदा दिया गया था उसमें कहासुनी और मारपीट का है। धर्मांतरण के संबंध में जो आरोप लगाए गए उसमें इनकी तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर जो 7 लोग आरोपी हैं क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मुकदमा पंजीकृत किया गया, विवेचना की जा रही है। आजमगढ़ में बुधवार को 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा दिल्ली सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश सरकार के खेलकूद मंत्री गिरीश यादव, कुशीनगर सांसद विजय दुबे और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से सभी सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में खिलाड़ियों द्वारा दिए जा रहे धरने के सवाल पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली खिलाड़ी पर केंद्र सरकार सहानुभूति रख रही है। कुछ लोगों ने हमारे खिलाड़ियों को बदनाम किया, सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। यही कारण है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार में मदद मांगने आए हैं। अखिलेश यादव को इस बात को समझ लेना चाहिए कि भाजपा संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है।
ना तो हम भेदभाव करते हैं और न ही किसी को करने देंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, संसद में एक भी प्रश्न नहीं उठाया, पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने सांसद को दोबारा चुनिए, इस बार 400 के पार भाजपा रहे। वो अखिलेश यादव से मिले हैं कि हम जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको बचाने में मदद करो। ये बड़ा मजेदार है कि अब अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर जो एक शब्द का आरोप लगा है, वो हम बार बार बोलना नहीं चाहते, टोटी से संबंधित है। तो सही में अब ये देखने की बारी है कि अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं या भ्रष्टाचारियों को कानून विधि से उनको सजा मिले, इसके समर्थक हैं। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि अखिलेश जी क्या करेंगे। 24 में कह रहे हैं कि बीजेपी का 7 खून माफ, उनके नेताओं का 7 खून माफ है, तो इसको कैसे देखते हैं सर, इस बयान? कौन? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नहीं, देखिए, अखिलेश जी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार चलने में विश्वास करती है और न तो जात के आधार पे, न तो धर्म के आधार पे न हम भेदभाव करते हैं और ना तो किसी को करने देंगे। अगर भ्रष्टाचार है तो जीरो टॉलरेंस, अपराध है तो जीरो टॉलरेंस। और ये मनोज तिवारी भी किसी दिन अगर कहीं गलत फंसे तो हमारे साथ भी वही होगा जो सबके साथ है। 24 में आगाज होने जा रहा है नई संसद भवन का, किस तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं? वो तो हो गई बातें। वो तो देखिए, नई संसद जितने कम समय में इस देश ने बना करके दे दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दुनिया भर की आंखें फटी हैं। और अभी तो नई संसद है। पहले जब हम और दिनेश जी और विजय जी बैठते थे तो अचानक मान लीजिए पता चला कि अरे मेरा लोकसभा अध्यक्ष मुझे टाइम दे रहे हैं और मुझे अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या रखनी है। अब हमको बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, हम उसी जगह वाईफाई से जुड़े हुए क्षेत्र की बातों को उठा सकते हैं। जहां अखिलेश यादव जी ने इस आजमगढ़ का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, वहीं आज निरहुआ दिनेश लाल यादव इस क्षेत्र का, मुझे लगता है हमको कहने की आवश्यकता नहीं है जिस लेवल पे एक। और देखिए, दिनेश यादव बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। गायक की छवि, अभिनेता की छवि उन पे बहुत हावी है, लेकिन जो एक सुंदर इंसान की छवि है, जो एक स्वस्थ व्यक्तित्व की छवि है और जो सबका साथ, सबका विकास करने वाले की छवि है, दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ का बहुत लंबे समय तक नेता बनाए रखेगा। हो रहा है आगाज आगामी चुनाव को लेके, मैंने ये कहा था कि अच्छा, वो तो 400 सीट से ज्यादा होगा इस बार। बस आजमगढ़ साथ दिए रहे और अपने दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे सेवक को पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से जिताइए। अपने सेवक का आपने इस 1 साल में देख लिया है, आगे इसको रिन्यूअल करके इस सांसद खेल महोत्सव को आगे करवाते रहिए, अपनी सड़कें बनवाते रहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस प्रकार से योगी जी का दिनेश लाल यादव के प्रति और उनकी बातों के प्रति, उनकी कमिटमेंट के प्रति जो उनका समर्पण है, ये योगी जी और दिनेश लाल यादव जी और मोदी जी, ये तीनों मिलके आजमगढ़ को वो देंगे जो अब तक आजमगढ़ इंतजार कर रहा है। अच्छा सर, एक मामला दिनेश जी ने खुद गाया कि 1 साल भारी 10 साल पर, तो आप भी तो कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ये 1 साल 10 साल क्या, मुझे लगता है अगर पीछे जाएंगे तो शायद वो 70 साल पे भी हावी हो जाए। तो आजमगढ़ में आए हैं तो बिना गुनगुनाए तो आप जाते नहीं, तो कुछ गुनगुना भी दीजिए। नहीं, मैं तो इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो कहते ना, हम लोग एक गीत गाए थे कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, आजमगढ़ की गली गली का विकास होगा शोला, तो आजमगढ़ उमड़ के बोला अब रंग ले दिनेश के संग बसंती चोला। हमारी यही शुभकामना है मेरे भाई। और कई चीज़ें मैं समय के साथ बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा जो निरहुआ जैसे एक व्यक्तित्व में छुपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। महोत्सव समापन कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश का युवा खेल से जुड़ रहा है।
खेल की विधा के लिए जो भी जरूरत होगी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पूरा किया जा रहा है। आज खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से सरकार सेवा योजना में कोई व्यवस्था नहीं थी। खेल मंत्रालय से रोजगार की व्यवस्था, पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए रोजगार दिया गया। गरीब कमजोर खिलाड़ी हैं, सरकार एकलव्य क्रीड़ा के माध्यम से सहायता करेगी। यूपी में सर्वे कराया। प्रदेश के 4 जिलों में जहां स्टेडियम नहीं है वहां बहुत जल्द निर्माण कराया जाएगा। 6 कमिश्नरी में छात्रावास नहीं है वहां निर्माण कराया जाएगा, जिससे इसका लाभ खिलाड़ियों को मिल सके। रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हमारे जो युवा वो आपका आएगा नहीं ना, फिर से पूछो। बिना कोई खेल नीति नहीं बनी थी। खेल नीति बनाया, उस खेल नीति में खिलाड़ियों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी आवश्यकता को ध्यान रखते हमारा ऐसा खिलाड़ी जो गरीब है, कमज़ोर है, अगर कहीं उसको विदेश में जाना खेलने है, कहीं और जाने खेलना चाहता है, तो अगर वो अक्षम है तो सरकार उसकी एकलव्य क्रीड़ा कोष की व्यवस्था के एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से हम सहायता देकर उसको भी आर्थिक सहायता देकर खेलने के लिए भेजने का काम। हमारा ऐसा खिलाड़ी जो अगर कहीं जा रहा है, किसी दुर्घटना में घायल हो गया, तो उसके लिए भी हमने खेल नीति में इस व्यवस्था किया है कि 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था किया है। ऐसे खिलाड़ियों के 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था की। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया। सर्वे कराने में जो पहली बात प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी उत्तर प्रदेश जो 75 जिले, 75 जिले में कहाँ स्टेडियम नहीं बने, तो 4 जिले सर्वे में आए। चंदौली आया, हापुड़ आया, शामली आया और जो है इसके साथ साथ जो है संभल। इन 4 जिलों में हम स्टेडियम बनाने की भी कार्रवाई अतिशीघ्रता के साथ करने जा रहे हैं। तो वहाँ पैसे मुक्त करने जा रहे हैं, वहाँ स्टेडियम बनने की प्रक्रिया। उसी तरह से छात्रावास को हमारी जो 18 कमिश्नरी है, 12 में बने थे, 6 जो बाकी थे उसमें भी हम वहाँ जो है छात्रों को रहने के लिए, उनके खाने के लिए और खेल की विधा जानने के लिए वहाँ कोचेज इत्यादि की व्यवस्था करके उन 6 कमिश्नरियों पर भी हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करने जाए, खेल की विधा वहाँ भी प्रारंभ हो। तो हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए काम प्रारंभ किया, तेज़ी के साथ प्रारंभ किया। पहली बार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी इस तरह से बड़े आयोजन खेल के नहीं हुए थे। पहली बार हमारा जो है खेलो इंडिया खेलों के तहत जो है यूनिवर्सिटी गेम प्रारंभ हुआ 2022 का, जिसमें 208 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 4700 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हुए थे, उनके कोचेज आए थे, मैनेजमेंट के लोग आए थे। पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि पूरा एकदम सफल आयोजन रहा। उत्तर प्रदेश ने इस बात को करके दिखाया कि खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ पूरी तरह से सफल हुआ। लोग मेडल जीत के गए। उसका समापन जो है बनारस में था। तो बहुत सफल आयोजन किया गया खेलों को बढ़ावा देने के। हमारी सरकार ने गाँवों में, हर गाँव में स्टेडियम ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज के विभाग के सहयोग से बन रहा है। और हमने खेल नीति में इस बात का प्राविजन किया है कि हर विकास खंड में एक हमारा स्टेडियम हो। उसके लिए पीपीपी मॉडल पर भी हम आगे कार्रवाई करने वाले हैं। हर विकास खंड में एक स्टेडियम हो जिससे हमारा युवा वहाँ खेल से जुड़ सके और आगे बढ़ सके। और इतने ही नहीं, मैं जिक्र करूँगा, हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, कोचेज का अच्छे कोचेज की व्यवस्था हो, इसलिए 1.5 लाख रुपये कोचेज का अच्छे कोचेज की व्यवस्था हो, इसलिए 1.5 लाख रुपये मानदेय पर जो है 50 पदों के सृजन करके उनको विज्ञापन निकाला था, जिसमें 10 कोचेज की हमने नियुक्ति भी कर दिया। इस तरह से देखें कि हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं को खेल से जोड़ने, उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सांसद खेल प्रतियोगिता समापन के अवसर पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है गांव-गांव की प्रतिभा को पहचानिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करिए। बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी तर्ज पर काम किया जा रहा है। जिले की विकास योजनाओं को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा अपनी बताए जाने पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि कागज पर योजना बनाने से सड़क नहीं बनती, धरातल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतारा। अखिलेश यादव की सोच के साथ ही दिल भी बहुत छोटा कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि गांव-गांव से जो प्रतिभा है उनको पहचानिए, उनको लेके आइए और उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो हम गांव-गांव से बच्चों को प्रतियोगिता करा के आज हम लोग पुरस्कृत करेंगे
और उनको जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी आजमगढ़ में हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग खेल में, तो उनको हम प्रोत्साहन भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको मदद भी करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन आगे भी होता रहेगा? लगातार होता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सांसद खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, इस तरह से बहुत सारे जो महोत्सव हैं वो लगातार होते रहेंगे आजमगढ़ में। सर, समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, रेड जोन में रखा गया है आंतरिक सर्वे में बीजेपी के, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 24 में कैसे यहाँ पे? मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिलाएगी, क्योंकि जब आजमगढ़ की जनता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था और वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए और छोड़ के चले गए, तो उनसे बड़ा कौन नेता आएगा जो मेरे 1 साल पे भारी पड़ेगा। बस इतना ही मेरी आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। 1 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया आजमगढ़ में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भारी पड़ गया तो अब उसके बाद कौन नेता आएगा यहाँ लड़ने के लिए। सर, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ आए, तो उनसे जब सवाल किया गया तो वो बहुभोज में, फ्रिज भोज में ऐसे वक्त पे आते हैं और ऐसे में नहीं आजमगढ़ आते हैं, तो उन्होंने क्रेडिट लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि कागज पे योजना बनाने से सड़क नहीं बनती है, उसके लिए ज़मीन खरीदना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो वो कागज पे योजना बना के और उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो धरातल पे उतारे हैं पूज्य महाराज जी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है और आज आजमगढ़ चमक रहा है तो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन है। और आजमगढ़ की अगर सारी सड़कें चमक रही है तो ये पूजनीय महाराज जी की देन है। एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो डीएम हमको उतरने नहीं देते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा सत्यता है क्या? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी सोच है, छोटा दिल है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी और यहीं से दुबई की फ्लाइट जाएगी, यहीं से दिल्ली की जाएगी, यहीं से मुंबई की जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने सोचा था कि खाली वही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, इसीलिए उनको आज तकलीफ हो रही है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ अदालत परिसर के भीतर हत्या करने का आरोपी विजय यादव जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। विजय की क्राइम हिस्ट्री का कनेक्शन आजमगढ़ से भी जुड़ा है। उसके खिलाफ लगभग 7 वर्ष पूर्व देवगांव कोतवाली में नाबालिग किशोरी के अपहरण में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। हत्यारोपी विजय यादव उर्फ आनंद आजमगढ़ की मंडलीय कारागार में 103 दिन बंद था। जिले के देवगांव थाने में दर्ज अपहरण और रेप के मामले में आरोपी को जेल भेजा गया था। मंडलीय कारागार में आरोपी को 16 अगस्त 2016 को भेजा गया था, जहां से 27 नवंबर 2016 को जमानत पर रिहा हुआ। आरोपी को किशोर बैरक में रखा गया। जिस समय आरोपी आजमगढ़ की जेल में बंद था, उस समय कारागार में माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू भी बंद था। हालांकि आरोपी को किशोर बैरक में रखा गया था। आरोपी जिस समय आजमगढ़ जेल में बंद हुआ वो मात्र 17 साल का था। आरोपी विजय उर्फ आनंद के विरुद्ध जिले के देवगांव कोतवाली में 6 जून 2016 को मुकदमा दर्ज कराया गया। 2 मई 2016 को स्कूल गई और वापस नहीं लौटी। इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 मई को दर्ज कराई गई। काफी खोजबीन के बाद भी लड़की का पता नहीं चला। इस बीच पता चला कि आनंद यादव और विजय, जो कि पीड़िता के घर के पास मिठाई की दुकान पर नौकरी करता था, के कब्जे में पीड़िता है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। घटना के 3 माह बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पर रेप का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को जेल भेजा गया था, जहां 103 दिन में जमानत हो गई। जीवा की हत्या के बाद 24 वर्षीय विजय की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही केराकत के पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा समेत थाने की पुलिस विजय की क्राइम हिस्ट्री जानने के लिए उसके सुल्तानपुर गाँव पहुंची और लोगों से उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि विजय लखनऊ में प्लम्बर का काम करता था। वो एक शादी में शामिल होने 10 मई को अपने गाँव आया था और अगले दिन लखनऊ वापस लौट गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यादव के खिलाफ 2 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि एक मामला एक नाबालिग लड़की का कथित रूप से अपहरण करने और उसे दुष्कर्म से संबंधित है। इस संबंध में आजमगढ़ के देवगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज है। शर्मा ने बताया कि विजय के खिलाफ 2016 में दर्ज इस प्राथमिकी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत भी आरोप लगाए गए। केराकत कोतवाली के सुल्तानपुर गांव निवासी विजय यादव जब बीकॉम कर रहा था तो आजमगढ़ के देवगांव में 2016 में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में उसके खिलाफ धारा 363 व 376 पॉक्सो एक्ट के तहत देवगांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 माह पूर्व ही सुलह के माध्यम से मुकदमा समाप्त हुआ। इसके अलावा दूसरा मुकदमा केराकत कोतवाली में 103/20 धारा 188 269 कोविड IPC के तहत दर्ज हुआ था। केराकत पुलिस कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी श्याम यादव के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र स्वतंत्र यादव दिल्ली में रहकर कार्य करता था।
दूसरे नंबर का विजय यादव है। तीसरे नंबर का सत्यम 11वीं का छात्र है। चौथे नंबर का सुंदरम कक्षा 9वीं का छात्र है। माता निर्मला देवी गृहिणी है। पूरा परिवार आराम से रह रहा था कि अचानक बुधवार की शाम भारी पुलिस फोर्स देख परिवार के लोग चौंक गए। पुलिस वालों ने पूछताछ की तो पुष्टि हुई कि लखनऊ में पकड़ा गया विजय इसी परिवार का है। परिवार को मिली जानकारी के मुताबिक विजय यादव की बीकॉम की पढ़ाई जौनपुर से ही हुई है। पिता खेती किसानी कर जीवन यापन करते हैं। बड़े भाई स्वतंत्र यादव की शादी हो चुकी है, जो मेहनत मजदूरी करता है। तीसरे नंबर का भाई 19 वर्षीय सत्यम यादव और चौथे नंबर का 17 वर्षीय घर पर रहकर सुंदरम यादव पढ़ाई करता है। श्यामा यादव। ये जो भी घटना हुई है इसमें एक नाम सामने आ रहा है जी, जो लखनऊ में घटना हुई है विजय, जी, ये कौन है विजय? ये हमारा लड़का है। तो कैसे इतनी बड़ी घटना में उनका नाम? सर ये मुझे हमको मालूम नहीं कुछ चीज़। तो क्या करते थे विजय? ये जो कि पहले जो कि बम्बई में रहता था, टाटा कंपनी में काम करता था। वहाँ से आने के बाद यहाँ 1.5 महीना घर पे था। घर से आने के बाद तो ये मई में शादी पड़ा, 10 मई को। 10 मई को हमारे साले के लड़के की शादी में था। 11 मई को तो यहाँ से लखनऊ निकल गया। हमको बोला पापा हमको किराका तक छोड़ दो। हम किराका छोड़ के चला गया। तो वहाँ से वो फ़ोन किया, वो बोलता हम काम का तलाश कर लिया हूँ। ये जो पाइप वाला काम है, जल पाइप वाला, इसी में काम करता हूँ। क्योंकि हमको टाटा में बराबर पगार नहीं मिलता था, तो उतने हमको इधर ही मिल रहा है तो इधर ही रहेंगे। इसके बाद फिर उससे संपर्क नहीं हुआ। आखिरी बार कब संपर्क हुआ? आखिरी 11 तारीख को, 11 मई को। तो ये जो काम की तलाश कर रहे थे वो किस जगह पर कर रहे थे? ये लखनऊ में बताया। क्या लखनऊ में इससे पहले क्या किसी तरीके की ऐसी किसी घटना में? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गांव में भी कोई विवाद नहीं, किसी से भी कोई उत्सव नहीं। आप उनके पिता हैं, पढ़ाई लिखाई आपने उनकी कराई, कहाँ से कराई? जी, ये जो कि जौनपुर से तो किया था, बीकॉम किया था। ये हसन कॉलेज करके था जौनपुर में। कितने कुल भाई बहन हैं? 4 भाई हैं। क्या इनका विवाह वगैरह कुछ हुआ था, शादी वगैरह? जी नहीं, शादी इनका नहीं हुआ, दूसरा नंबर थी। क्या उम्र रही है? इनका उम्र है 25-26 साल होएगा। कितने बड़े घटनाक्रम में नाम आ रहा है सामने पुलिस? सर यही तो हमारे भी समझ में नहीं आना कि ये जो कि कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं करता था, लेकिन ऐसा काम कैसे कर गया है। तो हम तो चाय पीने के लिए गए तो हमको प्रधान जी बताने लगे कैसा घटना हो गया, तुमको कुछ मालूम है? हम बोला नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो सर आए थे तो मोबाइल में लगे दिखाने, बोलती ये तुम्हारा लड़का? हम बोला हाँ। बोले ऐसा काम किया, किसी को मार दिया है। तरक्की याफ्ता निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ को तरक्की की तरतीब में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पिछले कई वर्षों से विद्यालय में विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मान्यता लेने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे, जो कि आज विद्यालय प्रबंधक तारिक ख्वाजा की मेहनत व मशक्कत से विद्यालय को ज्ञान, विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मान्यता हासिल हो गई, जो कि विद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। विद्यालय को मिली इस कामयाबी पर गुरुवार के दिन प्रेस वार्ता कर प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने बताया कि अब विद्यालय की कक्षा 11 व 12वीं की छात्राओं को विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग व गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तारिक ख्वाजा ने बताया कि आज के समय में केवल शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है जिससे समाज की बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चियां अगर तालीम याफ्ता होंगी तो समाज से बहुत सारी बुराइयां खत्म होंगी। आज शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया, नई नई तकनीकें आ गई। श्री ख्वाजा ने बताया कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की भी पढ़ाई हो रही है और काफी बच्चियों ने अंग्रेजी माध्यम में दाखिला लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से विद्यालय के भवन निर्माण, साफ सफाई, नए शौचालय का निर्माण आदि में काफी इजाफा हुआ है। श्री ख्वाजा ने ये भी बताया कि जिस तरह से पहले शहर में निस्वा इंटर कॉलेज शिक्षा के मामले में बहुत बड़ी अहमियत रखता था, उसी तरह से आज फिर से निस्वा इंटर कॉलेज शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में ख्याति प्राप्त कर रहा है। इस प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि आपके माध्यम से हमको ये जनपद वासियों को ये बताना है कि निस्वा स्कूल को नई मान्यताएं 2 स्ट्रीम में मिली हैं, जो साइंस है और कॉमर्स है, और 5 अतिरिक्त आर्ट के विषयों में मिली है, जिसमें होम साइंस, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और ज्योग्राफी। इन 5 सब्जेक्टों में आर्ट्स की मान्यता मिली है और कॉमर्स और साइंस की 11वीं 12वीं के लिए मान्यता मिली है। अच्छा, साइंस की तो पहले भी मान्यता रही है, कब गई थी मान्यता और सन 2000 में मान्यता समाप्त हुई थी लगभग, और उसके बाद
प्रयास विद्यालय के लोगों ने किया और जो नहीं सफल हो पा रहे थे, तो जब से नया मैनेजमेंट आया है इसने कोशिश किया और उसके परिणाम ये है कि आज हमको साइंस, कॉमर्स और तमाम विषयों की मान्यता में प्राप्त हुई है। स्कूल में जिस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही है, किस प्रकार का स्कूल और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? ये माइनॉरिटी एडेड विद्यालय है और इसमें पहले तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी जब हम लोगों के पास कारभार आया, लेकिन मेहनत किया गया, लोगों को बताया गया और क्वालिटी में भी सुधार किया गया, तो अब ये संख्या तकरीबन 1000 के आसपास है। और शिक्षकों की भी भारी कमी थी यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट के तौर पे हम लोगों ने शिक्षकों को हायर किया और उनसे पाठन पठन का काम हम लोग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। इस बार हम लोगों के यहाँ से तकरीबन 6-7 बच्चे थे जो 90% के आसपास उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में 12वीं में प्राप्त किया है, उनको सम्मानित भी किया गया एक कार्यक्रम करके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कुछ फंड भी हम लोगों ने इकट्ठा किया था, जिससे अभी 20 कमरे बनाए गए हैं और इसमें इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं, यहाँ दोनों चलता है, तो उनको एकोमोडेट करके भवनों की कमरों की कमी थी शिक्षण कक्ष की, तो वो मेरे ख्याल से अब पूरी हो जाएगी और फिर आगे भी सोच रहे हैं कि विद्यालय और भी विस्तार करेगा, तो कुछ टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह का भी प्रोग्राम है, वो जल्दी पूरा के लिए बच्चों की सहूलियत फ्री है यहाँ पे। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पूरी सहायता विद्यालय के थ्रू मिलती है और 9वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, अगर उसमें भी कुछ उनको प्रॉब्लम आती है तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है। उनकी पढ़ाई में पैसे की बाधा नहीं आने दिया जाएगा, बच्चों को जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे और उसका साथ हम लोग देंगे बच्चों को। अच्छा, ये जो नई मान्यता मिली है उसमें कितना बच्चों के लिए रहेगा आरामदायक? ये समझ लीजिए कि आसपास जो शहर के जो बच्चे हैं, इस देहात में जो आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट के अभाव में इधर उधर दूसरे स्कूलों में जाते थे, दूर दराज जाके एडमिशन लेना पड़ता था। अब शहर में ही है, उनके घर के पास है, तो बहुत आराम होगा उनको। इधर उधर से जाने से अच्छा है कि वो अपने घर के आसपास ही पढ़ाई कर लेंगे। सर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना बनाने में इतना खर्च आता है, सरकार की तरफ से कितनी मदद? अभी तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा हम लोगों ने मदद लिया नहीं है। ये जो भी काम किया गया है ये खुद ही कम्युनिटी के लेवल पे चंदा करके किया गया है। आरिफ साहब ने बताया कि निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर चलाने में एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर क्या प्रयास, क्या कोशिश आप कर रहे हैं? प्रयास ये किया जा रहा है कि ये एक सिर्फ सरकारी स्कूल की तरह से मुहर लग के ना रहे, ये बच्चों को वैसे ही शिक्षा दे जैसा कि पब्लिक स्कूल शहर के देते हैं और उसमें ज़रा भी कमी नहीं आने दी जाएगी, ये हमारा वादा है। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे सबसे मॉडर्न टॉयलेट ब्लॉक है, साइंस की लैब है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, तो सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें पहले थी नहीं यहाँ, तो जब से हम लोग आए हैं तब से इन सारी चीज़ों में सुधार हुआ है और ये चीज़ों को अच्छा बनाया गया है। तकरीबन 70 साल पुराना विद्यालय है और इस विद्यालय के तो छात्र छात्राएँ मतलब ये बता दें कि बहुत दूर दूर तक है यहाँ, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा भी रहे हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। 2-4 से हमारी मुलाकात हुई, कुछ अलीगढ़ में है, कुछ जामिया मिलिया में है और कुछ तो विदेशों में भी हैं। और आखिर 5 सालों में बच्चों की उपलब्धि ये रही है कि 5-6 बच्चों ने नीट निकाला है और वो BHU में पढ़ाई भी कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बेगपुर खालसा गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि यादव के घर पर निजामाबाद के ऐतिहासिक मिट्टी से बने बर्तन में भोजन का स्वाद चखा। निजामाबाद तहसील के बेगपुर खालसा गांव निवासी सेवानिवृत्त फौजी संजय यादव के घर खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे। सेवानिवृत्त फौजी संजय यादव की बेटी निधि यादव गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल की है। निधि यादव ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान जंप रोप यानी रस्सी कूद में गोल्ड मेडलिस्ट रही। इसके बाद कई राष्ट्रीय व साउथ एशिया गेम में हिस्सा लिया और मेडल जीती।
यही नहीं, 36 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी निधि यादव के नाम है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय किंग्स कप में भाग लिया। इसके तहत वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम में सिलेक्शन हुआ। खिलाड़ी निधि यादव के घर पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने खेल मंत्री का जमकर स्वागत किया। इस दौरान निजामाबाद की काली मिट्टी के बने गणेश जी की मूर्ति भेंट की। इसके बाद निधि ने खेल मंत्री को निजामाबाद की मिट्टी से बने बर्तन में भोजन परोसा और खेल मंत्री ने भोजन का स्वाद चखा। इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने कहा कि निधि यादव ने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर मेडल जीता। ये बहुत ही संघर्ष का काम है। मैं जंप्रोप की प्लेयर हूँ। मैंने जंप्रोप 2013 में स्टार्ट किया था केंद्रीय विद्यालय से। मैं केंद्रीय विद्यालय में SGFI गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने कई नेशनल्स खेले हैं, साउथ एशियन खेला है। मैंने 36 आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, और क्वींस कप खेला है, इंटरनेशनल क्वींस कप। उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि इस गेम को बहुत जल्द मिनिस्ट्री में वापस ले आया जाए। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर अशरफपुर पुलिया के समीप से जीयनपुर पुलिस ने ट्रक से गोवध के लिए जा रहे 25 गोवंश को ट्रक के साथ पकड़ा। 2 पशु तस्कर फरार। गौ हत्या व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जीयनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। गुरुवार को जीयनपुर SI शंकर यादव अनजान शहीद बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग के अशरफपुर पुलिया पर पुलिस बल के साथ बैरियर लगाकर शुरू की। इस दौरान आजमगढ़ की तरफ से दोहरी घाट जा रही ट्रक दिखाई दी। ट्रक चालक ने पुलिस को देखकर ट्रक खड़ी कर चालक व पशु तस्कर गाड़ी से उतरकर भागने लगे। शंकर यादव ने पुलिस बल के साथ पीछा किया, किंतु दोनों पशु तस्कर भागने में सफल हो गए। वहीं SI शंकर यादव ने ट्रक में सवार 25 गोवंश, जिनमें 8 गाय, 9 सांड, 8 बछिया शामिल थी, को पकड़ लिया। वहीं ट्रक को लेकर जीयनपुर थाने पर पहुंचे ट्रक को सीज कर दिया। गोवंश को आधार कार्ड लेकर स्थानीय ग्रामीणों को सुपुर्द किया गया। जीयनपुर SI शंकर यादव की तहरीर पर जीयनपुर पुलिस ने गौ हत्या व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत धारा 3, 5A, 8 व 11 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दोनों फरार अज्ञात चालक व पशु तस्कर की तलाश में जीयनपुर पुलिस जुट गई। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत, खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध।
शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।